हेलो बच्चों, 90% से ज़्यादा स्टूडेंट इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को नहीं समझ पाते क्योंकि उनका जो 11th क्लास का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उनका बेस वीक होता है। तो कैसे संभाल पाएंगे? इसलिए आज आपका वर्मा सर केम एक्सपर्ट लाए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11th का एक बहुत ही नायाब सा कॉन्सेप्ट जिसका नाम है हाइपर कंजुगेशन। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले हाइपर कंजुगेशन को। हाइपर कंजुगेशन को दो साइंटिस्ट ने दिया था जिनका नाम था बेकर एंड नाथन, इसलिए हाइपर कंजुगेशन को कहा जाता है बेकर एंड नाथन इफेक्ट। मतलब हाइपर कंजुगेशन के क्या मायने हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? तो अगर हम बात करें तो हाइपर कंजुगेशन को डिफाइन करेंगे जो कि एनसीईआरटी में वन ऑफ द बेस्ट डेफिनेशन दिया हुआ है। इट इज एन स्टेबलाइजिंग इंटरेक्शन, मतलब ये एक तरह का इंटरेक्शन है। स्टेबलाइजिंग इंटरेक्शन मतलब एक ऐसा इंटरेक्शन जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। सो इट इज एन स्टेबलाइजिंग इंटरेक्शन टू स्टेबलाइज sp2 हाइब्रिड कार्बन। sp2 हाइब्रिड कार्बन और कहां पाया जाता है sp2 हाइब्रिड कार्बन? तो कार्बोकैटायन में, कार्बन फ्री रेडिकल में एंड एल्कीन में। तो इन तीनों की स्टेबिलिटी को हाइपर कंजुगेशन से हम देख सकते हैं। अगर ये तीनों हाइपर कंजुगेशन के कुछ शर्तों को मानता है तो क्या शर्तें हैं, क्या नियम है? व्हाट आर द रूल्स फॉर अ मॉलिक्यूल और आयन टू फॉलो द प्रोसेस ऑफ हाइपर कंजुगेशन? सो दीज आर द रूल्स कि sp2 कार्बन से sp3 कार्बन जुड़ा हुआ होना चाहिए जिसको हम कहेंगे अल्फा कार्बन। दिस कार्बन विल बी नेम्ड एज अल्फा कार्बन एंड द हाइड्रोजन विल बी नेम्ड एज अल्फा हाइड्रोजन। सो किसी भी मॉलिक्यूल या आयन में sp2 कार्बन के साथ sp3 कार्बन होना जरूरी है और उसके साथ कम से कम एक हाइड्रोजन का भी होना जरूरी है। दूसरी बात कि जब हम हाइपर कंजुगेशन के प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो इस प्रोसेस में एक चीज हम लोग पाते हैं कि यहां पे जैसे आप देख सकते हो कोई बॉन्ड नहीं है, यहां भी देखो कोई बॉन्ड नहीं है। जब हम प्रोसेस को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं यहां भी देखो कोई बॉन्ड नहीं, इसलिए इस प्रोसेस को कहते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। रेजोनेंस के तरह का ही फेनोमेना है। रेजोनेंस में पाई बॉन्ड का डिलोकेलाइजेशन होता है और हाइपर कंजुगेशन में सिग्मा बॉन्ड का डिलोकेलाइजेशन होता है। तो ये कोई आसान प्रोसेस नहीं है, मतलब इसके सारे शर्तों को मानना बहुत जरूरी है, इसीलिए इसको एक रेयर फेनोमेना माना गया है। इसका मतलब ये हुआ कि नो बॉन्ड रेजोनेंस कहेंगे। दूसरी बात कि इसमें इलेक्ट्रॉन, सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन वेकेंट 2p ऑर्बिटल के साथ इंटरेक्ट करता है, इसीलिए इसमें कहते हैं कि सिग्मा p कॉन्जुगेशन होगा। क्या होगा? सिग्मा p कॉन्जुगेशन होगा। और कितने स्ट्रक्चर्स बनेंगे? क्योंकि रेजोनेंस में बनते थे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, तो बेटा हाइपर कंजुगेशन में भी स्ट्रक्चर्स बनेंगे क्योंकि यहां भी डिलोकेलाइजेशन हो रहा है, तो इसलिए इसको कहेंगे हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स। हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स कितने बनेंगे? तो जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे। कहने का मतलब कि जैसे यहां पे देखो तो टोटल 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब यहां पे जैसे ही इंटरेक्शन हुआ तो बच्चों इंटरेक्शन होगा तो सिग्मा बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इसके साथ इंटरेक्शन करके डबल बॉन्ड बना देगा। मतलब यहां पे पाई बॉन्ड बना दिया और यहां पे बॉन्ड गायब। इसका मतलब क्योंकि तीनों हाइड्रोजन दे आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस ऑर्बिटल, सो वी कैन से कि अगर यहां से सिग्मा बॉन्ड का इंटरेक्शन हो सकता है तो यहां से भी हो सकता है। हमें लग रहा है कि वो पीछे है, नीचे है, ऊपर है, नहीं, ऐसा नहीं है, इक्विडिस्टेंट है। तो इसीलिए यहां पे टोटल कितने स्ट्रक्चर बने? 1, 2 और 1, 3। इसका मतलब टोटल 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स यहां पर बन रहे हैं। इसको कहते हैं हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स। तो क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट है? हाइपर कंजुगेशन ये एक प्रकार का सिग्मा बॉन्ड का डिलोकेलाइजेशन है। दूसरी बात ये रेयर फेनोमेना है। उसके बाद बेकर एंड नाथन इफेक्ट कहते हैं। वैकेंट 2p ऑर्बिटल के साथ इंटरेक्शन होता है, इसलिए सिग्मा p कॉन्जुगेशन कहेंगे। नंबर ऑफ HCS हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर इक्वल्स नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। नो बॉन्ड रेजोनेंस कहेंगे। और ये एक प्रकार का स्टेबलाइजिंग इंटरेक्शन है जो CsP2 मतलब कि sp2 हाइब्रिड कार्बन की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। दोस्तों इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं इसके कुछ एग्जांपल। जैसे हमने यहां पर एक एग्जांपल लिया कार्बोकैटायन, क्योंकि ये sp2 हाइब्रिड कार्बन होता है। यहां पर ये sp3 हाइब्रिड कार्बन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। यहां भी 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन है। यहां पर 3 3 और 3 9 अल्फा हाइड्रोजन है। ऑब्वियस सी बात है यहां पर हाइपर कंजुगेशन जो है वो ज्यादा हो रहा है, तो इसकी स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी, नो डाउट। और एक फैक्टर और भी है जो इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है, दैट इज +I, मतलब पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। कोई भी अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहां पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहां पर जो है वो 2 अल्फा हाइड्रोजन है, यहां पर 1 अल्फा हाइड्रोजन है और यहां पर 0 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। लेकिन आप क्वेश्चन ये कर सकते हो कि सर यहां पे जो है कार्बन का नंबर बढ़ रहा है, जैसे यहां पर मिथाइल है, यहां पर इथाइल है, जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ता है सर +I इफेक्ट बढ़ता है। तो बेटा एक बात का ध्यान रखो, तुम भूल रहे हो कि +I इफेक्ट और अगर हाइपर कंजुगेशन में देखा जाए, कॉम्पिटिशन या डोमिनेंट बिहेवियर देखा जाए, तो हाइपर कंजुगेशन विल बी डोमिनेटिंग। इसलिए हम हाइपर कंजुगेशन के हिसाब से समझेंगे कि कहां पे हाइपर कंजुगेशन ज्यादा एक्ट कर रहा है, तो इसलिए ये ज्यादा यहां पर स्टेबल होगा। जबकि अगर मैं एल्कीन की बात करूं तो ये एल्कीन है जहां पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक उसी तरह से यहां पर 6 अल्फा हाइड्रोजन है, यहां पर 9 अल्फा हाइड्रोजन है और यहां पे अगर आप देखो तो 12 अल्फा हाइड्रोजन है। तो इसलिए जहां पे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होता है वहां पर
स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, इसका मतलब ये हुआ कि मोर इज द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ दैट अल्कीन। और अगर हम हाइड्रोजन को ऐड करेंगे ना उसमें, तो एक बात और भी ध्यान रखा जाए कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन विच इज एक्सोथर्मिक। स्टेबल अल्कीन रिलीजेज लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी, दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन एज कंपेयर टू द लेस स्टेबल एल्कीन। तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि अगर लो स्टेबिलिटी होगी एल्कीन की तो वो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा एज द रिजल्ट ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट हाइपर कंजुगेशन का मैंने आपको बताया, ये बहुत अच्छे तरीके से आपको बताने की कोशिश किया। जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझना थोड़ा आसान हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं।